पहाड़ों की सुंदरता इस झरने से होती है। बड़े बड़े झरने पानी के जो इस तरह से नीचे गिरते हैं कि झीलें बनती हैं, नदियाँ बनती है। और इन नदियों की जो सुंदरता है उसके आसपास बिखरे हुए खूबसूरत फूल और आसपास उड़ने वाले पंछी, इनकी आवाज़ से और भी निखर जाती है। वेलकम टू उत्तराखंड। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की इस घाटियों में। उत्तराखंड, जहाँ प्रसून जोशी का जन्म हुआ, जिन्होंने तारे ज़मीं पर की मूवी के लिए बेहतरीन से गाने लिखे, और वहीं पर सिंगर गायिका नेहा कक्कर यहीं से है, उत्तराखंड से। और इन्हीं उत्तराखंड, इन्हीं वादियों के बीच एक ऐसी भयानक सी स्टोरी, यानी कि रियल लाइफ वाली भूतिया किस्से कहानी, या यूँ कहिए कि लोगों से सुने हुए सच आप सुनने जा रहे हैं, जो मैं आपके पास आपके ही किसी एक व्यक्ति ने उत्तराखंड से शेयर की है। नाम उनका विशाल है और ये है उनकी आप बीती। उत्तराखंड जितना दिन में खूबसूरत लगता है, उतना ही जब रात गहराई जाती है, सूरज ढल जाता है, रोशनी को जब अंधेरा निगल सा जाता है, धीरे धीरे मध्यम जब पूरा आसमान काला हो जाता है, तब यही खूबसूरती एक डरावनी सी हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। ये कहानी उस विशाल की है जिसने इस खौफनाक घटना को ना ही सहा है, बल्कि कई रातों तक इस घटना ने उसकी नींद भी उड़ा दी और उनकी जान भी। यस, ये उनका आखिरी लेटर है जहाँ पर हम उनके आप बीती पढ़ रहे हैं, और उस आप बीती में आप सुन सकते हैं कि किस तरह से विशाल को किस हद तक जाना पड़ा अपने आप को ख़त्म करने के लिए। या यूँ समझिए कि उस भूत ने, उस प्रेत ने, उस अंदरूनी चीज़ ने किस तरह से विशाल को कैद कर लिया कि आज विशाल हमारे बीच नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। ज़्यादा आपको वेट नहीं कराएंगे। तो कुछ सालों पहले की बात है, जब उत्तराखंड बहुत बहुत ही कम लोगों से, यानी कम आबादी वाला क्षेत्र था। वहीं पर एक नए जॉब की तलाश में विशाल पहुंचा था। विशाल मार्केटिंग का जॉब करता था और मार्केटिंग के चक्कर में उसे कई जगह उत्तराखंड में आना जाना होता था। ऐसे ही कई रातें और कई दिन कभी होटल में तो कभी किसी सराय में गुजर जाते थे। विशाल की जहाँ नई नई नौकरी लगी थी, वहीं पर वो तरक्की भी भरपूर, यानी बहुत तेज़ी से कर रहा था। हुआ ऐसा कि एक दिन उसका जो ट्रांसफ़र है एक नए गांव में हुआ, यानी अब जो शहर में है, ठीक है। तो अब गांव या शहर में जब उनकी ट्रांसफ़र होता है, मार्केटिंग करनी होती है, तब वे वहाँ पहुँच जाते हैं। मार्केटिंग सफल रहा, विशाल की तरक्की भी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जब खुशी को किसी की नज़र लग जाए, या जब बर्बादी आपके सर आ जाए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हुआ ऐसा कि मार्केटिंग के चक्कर में विशाल को कई रातें, कई बार तो होटल में गुजारनी पड़ती थी, और कई बार तो बस खाली किसी पहाड़ों के बीच में झील के किनारे बिता देता था। इस प्रेशर में, इस काम के प्रेशर में हुआ ऐसा कि वो कई गलतियां करता गया, और गलतियों के कारण उसकी प्रमोशन भी रुकती गई और उसके इंसेंटिव्स भी। बॉस ने परेशान होकर कहा कि विशाल, कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। विशाल करता तो भी क्या, उसने बॉस की बात मानी
और फिर वो कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड में ही छुट्टियों के लिए अपनी ट्रैकिंग टीम के साथ चला गया। अब जो ट्रैकिंग टीम इसकी जो थी उत्तराखंड में, ये अपने कई लोगों को, अपने दोस्तों को या अपने कई अनजान से लोग जो यहाँ पर आ जाते थे, उन लोगों को पहाड़ियों की वादियाँ घुमाते थे। उसी में से एक विशाल भी था। विशाल इस टीम के साथ जुड़ गया और फिर ट्रैकिंग पे चल पड़ा। ट्रैकिंग पे चलते चलते उसने खूबसूरत पहाड़ देखे, झील देखी, खूबसूरत तितलियाँ देखी और कई उड़ते हुए पंछी, रंग बिरंगे, अलग अलग तरह के। जब देखता ही रह गया और हुआ ऐसा कि इस खूबसूरत से उत्तराखंड में वो खो गया। उसे पता चला कि काम के बाद भी एक ज़िंदगी बनती है और इस ज़िंदगी में वो ऐसा खो गया कि कब शाम हुई और कब वो ट्रैकिंग टीम से अलग हो गया, उसे पता ही नहीं चला। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने वाला था और रात गहराने वाली थी। विशाल को खबर हुई और जैसे ही उसे लगा कि वो अपनी ट्रैकिंग टीम से अलग हो चुका है, उसने झील की तलाश शुरू की, क्योंकि वहीं पर पानी और खाना मिलना मुनासिब था। तो वो उस झील की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पर उसे खाना और रहना दोनों मिल सके। और अगर खुशकिस्मती रही तो उसके ट्रैकिंग टीम के कुछ लोग भी दिख जाएं। अब खाने की तलाश में वो किसी झील की तरफ निकल पड़ता है। दूर कहीं सन्नाटे को चीरते हुए एक पानी की लहर सुनाई देती है विशाल को, और इस लहर को सुनते सुनते वो उसका पीछा करता है। पहुंच जाता है झील के पास। बस पहला मुकाम तो हो गया। पानी का पानी का सोर्स तो मिल गया उन्हें। अब विशाल के पास दूसरी बड़ी चीज़ खाना भी किसी तरह से वो पकड़ ही लेता है, क्योंकि वैसे तो नॉन वेज है, वहाँ पे मछलियाँ या कुछ फल ऐसे ही मिल गए, वो भी हो गया। अब विशाल ने काम किया कि झील के आसपास जो छोटी सी एक गहराई सी एक छोटा सा कुंड था पानी का, उस पानी में बहुत ही शीतल, यानी यूँ कहिए कि इतना साफ था कि आसमान के जो तारे हैं और चाँद, इनका प्रतिबिंब, इनका जो शैडो उस पानी पर इतने अच्छे से गिर रहा था कि मानो कि आसमान कहीं इस छोटे से झील में ही सिमट गया हो। विशाल बहुत खुश हुआ कि भाई ये भी खूबसूरती, ये जो कुदरत की बेहतरीन खूबसूरती है, उसको देखते ही वहीं सा ठहर गया। उसने अपना खाना खाया, इस छोटी सी झील के किनारे आके बैठ गया और बैठ के उसने झील का आनंद लिया, खूबसूरती का आनंद लिया। और अगले सफ़र के लिए यानी कल सुबह के लिए उसने कुछ पानी उस झील से भर लिया। अगली सुबह हुई, उसने ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपना काम पूरा करके घर की तरफ लौट आया। बहरहाल चलते चलते उसको अपनी ट्रैकिंग टीम भी मिल चुकी थी और अपने दोस्तों के साथ वो घर पहुंच चुका था। बात हुई ऐसी कि अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन घर आने के बाद कुछ दिनों में उसको एक अजीब सा एहसास शुरू हो चुका था। उसको अंदर ऐसा लगता कि जैसे कुछ छटपटा रहा हो। उसे अंदर से एक दर्द महसूस होता था, अपने आप को काटे जाने का, अपने अंदर से किसी के अजीब से हाथों का, अजीब से नोकीली चीज़ों का उसके मांस पे धीरे धीरे से अटैक होता हुआ ऐसा महसूस होता था कि अंदर से उसे कोई खा रहा है, उसे कोई चबा रहा है, उसके हड्डियों को कोई पीस रहा है। ऐसा महसूस होते हुए जब विशाल इस दर्द से एकदम बेकाबू हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया।
डॉक्टर ने सब टेस्ट कर लिए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं। रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, लेकिन विशाल को महसूस हो रहा था कि अंदर से उसे कुछ खाए जा रहा है। बहरहाल वो घर आ जाता है, कुछ दवाई लेता है, सो जाता है सेडेटिव्स लेके। लेकिन जैसा ही दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन होता है, उसके वो दर्द बढ़ता ही जाता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर की जो त्वचा है, स्किन है, धीरे धीरे सफ़ेद होने से लगी है। एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरे के बाद तीसरी परत, हल्का हल्का सा ड्राई होते होते उसकी स्किन की स्कैल्प यानी कि चमड़ी सूखती जा रही है। उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा डिहाइड्रेशन हुआ है, किसी तरह का एलर्जी हुआ है, क्रीम दिए, रेडिएशंस हुआ, कई थेरेपीज हुई, लेकिन स्किन जो कि तो सूखती हुई और धीरे धीरे सिकुड़ती हुई। विशाल घबराने लग गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसके घर वाले भी यही सोचते थे कि न जाने कौन सी ये बीमारी उत्तराखंड से ले आया है, जहाँ पर ये गया था ट्रैकिंग के लिए, शायद वहीं पर इसने कुछ अजीब सा खा लिया हो। विशाल ने कई बार सोचा कि ऐसा क्या हुआ जिसके साथ ऐसी घटनाएं उसके साथ शुरू हो गई। अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, भ्रम होने लगा। अकेले कमरे में उसे अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी, कभी किसी की उंगली, तो कभी हड्डियाँ, तो कभी उसे हड्डियों से भरा हुआ ढेर दिखाई देता। अचानक से सपनों से बाहर उठ जाता, कमरे में चलता फिरता, और जब भी देखता तो सिर्फ आसपास अपने हड्डियाँ ही देखता। इतनी हड्डियाँ कि आज तक उसने कभी देखी नहीं हो। वो अपने इस लेटर में लिखता है कि उसके आसपास इतने इंसानी हड्डियाँ थी कि वो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या लाश। विशाल की हालत बदतर होती जा रही थी। उसके अंदर का मांस सूखता जा रहा था, इस कदर सूख रहा था कि अब हालत ऐसी हो चुकी थी कि यह मांस अब उसके हड्डी से चिपक चुका था। खून और पानी तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अब सिर्फ मांस, जो कि अब कुछ चंद परतों तक रह गई थी, अब वो उसकी हड्डी से जकड़ने लगे थे। विशाल को समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, और ना ही उसके घर वालों को। लेकिन कई तांत्रिक दिखाए, कई बाबाओं को दिखाया, इसका पता कभी नहीं चला कि क्यों विशाल की हड्डियों में से मांस गायब होता जा रहा था, क्यों मांस उसके हड्डियों से चिपक रहा था, या यूं कहिए कि विशाल एक तरह से हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। विशाल ने अपने आखिरी लेटर में 2 शब्द लिखे, रूपकुंड। रूपकुंड, जी हाँ, रूपकुंड। रूपकुंड की कहानी ऐसी है कि अगर मानो तो आप विश्वास नहीं करोगे। रूपकुंड उत्तराखंड के ही गोद में एक छोटी सी झील है, और इस झील में बहुत सारी इंसानियाँ हड्डियाँ हैं। ये झील हमेशा एक बर्फ़ से ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है और बर्फ़ पिघल जाती है, तो ये छोटी सी झील एक छोटा तालाब बन के आपके सामने आती है। इस तालाब में कई हड्डियाँ, इंसानी हड्डियाँ हैं, और विशाल की यही गलती थी कि रात के वक्त उसने रूपकुंड से पानी पीने के लिए लिया था। जो भी इस रूपकुंड से पानी पीता है, धीरे धीरे उसके अंदर की मांसपेशियां उसके ही हड्डियों से चिपकना शुरू हो जाती हैं, और आदमी एक हड्डियों का ढांचा बन के रह जाता है। विशाल को जब आखिरी बार उसके कमरे में देखा गया, तो उसके ऊपर का सारा मांस सूख चुका था। उसकी खोपड़ी पूरी तरह से दिखाई दे रही थी, ना आंखें थी, न किसी तरह का कोई अंग, सिर्फ कमरे में था तो विशाल का एक ढांचा, और उसके हाथ में
एक छोटा सा खत जिस पे उसकी आप बीती लिखी थी और आखिरी में सिर्फ 2 शब्द, रूप कुंड। आज भी उत्तराखंड की वादियों में रूपकुंड की कहानियाँ या रूपकुंड के तालाब की झील बहुत फेमस है। अगर आप कभी जाए उत्तराखंड और रूपकुंड आपके सामने हो तो याद रखिए वहाँ पानी पीना मना है। रूपकुंड आपको सिर्फ आपकी प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि आपके अंदर के मांस को इस तरह से निगल जाता है, इस तरह से खा जाता है कि आप सिर्फ हड्डियों का ढेर बन जाते हो। शायद इसीलिए रूपकुंड में आज लाखों मनुष्य, लाखों आदमियों की सिर्फ कंकालें मौजूद हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो या मुंडी। हर प्रकार के कंकाल मिलेंगे सिर्फ इंसानों के। शायद जिन लोगों ने इसे पिया था वो कुछ दिनों में कंकाल बन के वही रह गए, और जो कुछ पीते हैं और जो उसे घर तक लेकर आते हैं उस पानी को, वो आज नहीं तो कल कंकाल ही बन जाते हो। तो कैसे लगी आपको ये वाली कहानी ज़रूर बताइएगा। रूपकुंड, सावधान रहिए जब भी आप एक अनजाने सी जगह में जाते हो, क्योंकि कोई चीज़ जब आप वहाँ से ले आते हो, आपका बुरा वक्त कब आपके साथ चिपक जाए नहीं पता।